A very good evening to all of you. Welcome to my channel NG Medicals. अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए जिससे मैं और वीडियो बना सकूं. Let's start a new topic, that is CPD. The full form is cephalopelvic disproportion एंड कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. तो हम यहाँ पे दो कंबाइंड टॉपिक डिस्कस करेंगे बिकॉज जो कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है वो सीपीडी का एक कह सकते हैं कि कॉज है. ठीक है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का एक कॉज कह सकते हैं. तो हम इन दोनों को साथ में ही डिस्कस करेंगे. ओके, द नेम इटसेल्फ टेलिंग द मीनिंग. मैं दिखाती हूँ आपको. सी फॉर सेफेलो. सेफेलो मीन्स होता है हेड, हेड ऑफ द बेबी. ठीक है, हेड ऑफ द बेबी, बेबी का हेड. तो पेल्विस मीन्स पेल्विक बोन, हम सब जानते हैं. ठीक है, दिस पेल्विक बोन. सेफेलो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन, डी फॉर डिस्प्रपोर्शन. डिस्प्रपोर्शन मीन्स whenever the something is not fitting with each other. I mean to say कि जब दो चीजें एक दूसरे से फिट नहीं हो पाती हैं, मिसमैच होती हैं या अनफिट होती हैं. ठीक है, इम्प्रॉपर फिटिंग होती है, उसको बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन. तो इस नेम से आपको क्या लग रहा होगा? सिंपल सा यही लग रहा होगा कि जो सिफेलिक है यानी जो हेड ऑफ द बेबी है वो पैल्विक कैविटी में फिट नहीं हो रहा है. तो इट इज जस्ट रिलेटेड टू द एंगेजमेंट ऑफ द हेड, राइट. ये डायरेक्टली किससे लिंक्ड है? हेड के एंगेजमेंट से, जो कि कब होता है? 8 to 9 कह सकते हैं पीरियड ऑफ जेस्टेशन के बीच में होता है. ठीक है, 8 to 9 मंथ में होता है, या कह सकते हैं 37 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में होता है हमारा. समझ गए आप? जो कि यहाँ पे फेल हो जा रहा है. तो फेल हो जा रहा है तो मे बी इसमें हेड में कुछ प्रॉब्लम हो, हेड एडिमा हो हेड में. ठीक है, स्वेल हो हेड, या साइज हेड का बड़ा हो, या पेल्विक का साइज छोटा हो. बस बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से हेड का एंगेजमेंट नहीं हो पा रहा है. अब एक बार देखते हैं कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस. तो ये कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस डायरेक्ट कह सकते हैं कि कॉज है किसका? सीपीडी का, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन का एक कॉज है. ठीक है, क्यों कॉज है? कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का मतलब होता है पेल्विक एकदम रिजिड है, उसका साइज छोटा है, कॉन्ट्रैक्टेड है. ठीक है, छोटे साइज की है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? हेड उसमें फिक्स नहीं हो पा रहा है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द डेफिनेशन. तो जो सीपीडी है, सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन है. ठीक है, ये एक कॉम्प्लिकेशन है. कब कॉम्प्लिकेशन ये अराइज होता है? प्रेगनेंसी में. इससे पहले हमें पता नहीं चलता है कि शायद पेल्विक छोटी हो, या मे बी हेड अब प्रेग्नेंट होगी तो फिर बेबी अंदर आएगा, और बेबी अंदर आएगा तब वो, अगर बेबी में कुछ प्रॉब्लम है तो ये हमें कब पता चलेगा? जब हेड का एंगेजमेंट नहीं होगा. हेड में अगर कुछ प्रॉब्लम है, बिग है हेड, तो इसका एंगेजमेंट नहीं होगा, हमें तब पता चलेगा जब 8 से 9 मंथ के बीच में हमें पता चलेगा, यानी 37 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन के आसपास हमें पता चलेगा. ओके, तो यहाँ पे यही बताया हुआ है कि ये एक कॉम्प्लिकेशन है किसका? प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है, प्रेगनेंसी के टाइम पे ये कॉम्प्लिकेशन होता है. कॉम्प्लिकेशन में होता क्या है? मिसमैच हो रहा है. किसका मिसमैच? मिसमैच हो रहा है किसका? पेल्विस का, मदर की, और हेड का, किसके? बेबी के. ठीक है, मिसमैच हो रहा है. समझ गए? ओके, कॉजेस क्या क्या है, किस किस वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमारा वो है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी. आप सोच रहे होंगे न्यूट्रिशन की वजह से ऐसी क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं जिसकी वजह से हेड एंगेज नहीं हो पा रहा है. तो न्यूट्रिशन की वजह से हेड में कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रही है बेबी के. न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी की वजह से मदर के पेल्विस में प्रॉब्लम हो रही है. हो सकता है कि ग्रोथ नहीं हो पाई हो, पहले पुअर फैमिली से बिलोंग करती हो, या लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो जिससे उसको प्रॉपर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिल पाया है. और हम सब जानते हैं कि हमारे पूरी बॉडी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हमारे न्यूट्रिशन पे भी डिपेंड करता है. अगर हम प्रॉपर अच्छी डाइट लेते हैं, अच्छा न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, तो हमारे हर ऑर्गन्स का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से होगा क्योंकि ब्लड सप्लाई अच्छे से होगी. उसी तरह से यहाँ पे न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हुई होगी. हो सकता है विटामिन डी की कमी हो गई हो, प्रोटीन कैल्शियम की कमी हो गई हो, मैग्नीशियम वगैरह, फॉस्फेट, ये सारी चीजें क्या करते हैं? बोन ग्रोथ में हेल्प करते हैं. तो न्यूट्रिशन डिफिशियंसी की वजह से इन सब चीजों में प्रॉब्लम हुई हो जिसकी वजह से पेल्विक ग्रो नहीं कर पाई. देन पेल्विक डिजीज.
ठीक है, तो पेल्विक डिजीज में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज आती है, हो सकता है पेल्विक इन्फेक्शन हो गया हो, ठीक है, या इंजरी हो गई हो पेल्विस में, रॉन्ग अटैचमेंट हो गया हो बोन का पेल्विस का, ठीक है, जिसकी वजह से पेल्विक के जो डायमीटर है हमारे उसमें क्या हो गया हो, डिफेक्ट हो गया हो। और पेल्विक के डायमीटर में डिफेक्ट हो जाएगा तो सिंपल सी चीज है, हेड उसमें एंगेज नहीं हो पाएगा। देन डेवलपमेंटल डिफेक्ट, ये तो हमारा कंजेनाइटल में आ जाता है कि हो सकता है कंजेनाइटल कोई मालफॉर्मेशन हुआ हो, एबनॉर्मेलिटी हुई हो, जिसकी वजह से कंजेनाइटल डिफेक्ट की वजह से पेल्विक बोन फॉर्मेशन नहीं हो पाया है। कंजेनाइटल डिफेक्ट एक बार हेड में भी हम काउंट कर सकते हैं, बेबी में भी काउंट कर सकते हैं, हो सकता है मैक्रोसेफेलस हो गया हो, ठीक है, हाइड्रोसेफेलस हो गया हो बेबी का, बिग बेबी, तो बिग बेबी में हो सकता है हाइड्रोस फिटालिस हुआ हो। हाइड्रोस फिटालिस में क्या होता है, बेबी पूरा एडिमेटस हो जाता है, सूज जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है। क्यों स्वेलिंग आ जाती है, क्योंकि बेबी को क्या हो जाता है, जॉइंडिस हो जाता है, और जॉइंडिस जब बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, ये मेनली RH इनकम्पैटिबिलिटी का एक कॉम्प्लिकेशन है, और जॉइंडिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्या होगा, बेबी का जो ब्लड है वो कम होता चला जाएगा, बेबी का जो HB लेवल है वो डिस्ट्रैक्ट होना चला जाएगा, होता चला जाएगा। तो इन सब चीजों की वजह से क्या होगा कि बेबी का जो इंट्रासेलुलर स्पेस का जो फ्लूइड है वो एक्स्ट्रासेलुलर स्पेस में चला जाएगा और बेबी का साइज बढ़ जाएगा। तो बिग बेबी की वजह से हेड भी मैक्रोसिफेलस हो सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, एंगेजमेंट नहीं होगा। माल प्रेजेंटेशन में हमारा आ जाता है ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है, जब हेड नीचे है ही नहीं तो एंगेजमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो माल प्रेजेंटेशन में हेड यहाँ पर भी हो सकता है, हेड यहाँ पर भी हो सकता है, ट्रांसवर्स में हेड यहाँ या यहाँ कहीं पर भी हो सकता है, तो हेड नीचे है ही नहीं तो एंगेजमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो माल प्रेजेंटेशन। अब आते हैं मेन कॉजेज ऑफ द सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। अब जो बेबी के हेड और पेल्विस के बीच में जो मिसमैच है, ठीक है, उसके कौन कौन से कॉजेज हैं, मेन कॉजेज देख लेते हैं। तो फर्स्ट हमारा जो मेन इंपॉर्टेंट कॉजेज है, दैट इज, जो कि मोस्ट कॉमन कॉज है, ठीक है, दैट इज कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। पेल्विस में दिक्कत हो रही है। अब आगे देख लेते हैं पेल्विस में क्या दिक्कत हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस है क्या। तो इसकी दो डेफिनेशन है, एनाटॉमिकली एंड ऑब्स्टैटिकल डेफिनेशंस, ठीक है। तो एनाटॉमिकल डेफिनेशन क्या है, एनाटॉमिकल डेफिनेशन से आप क्या समझते हैं, मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ। एनाटॉमिकल जो डेफिनेशन है वो डायमीटर पे बेस्ड है। अगर पेल्विक का कोई भी डायमीटर कम ज्यादा होगा, ठीक है, तो हेड को एंगेज होने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऑब्स्टैटिकल डेफिनेशन क्या है, वो सीधे सीधे बेस करती है किस पे, साइज और शेप ऑफ दी पेल्विस पे। अगर पेल्विक का कुछ भी साइज या शेप में कोई भी चेंजेस होंगे तो बेबी का हेड एंगेज नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। तो ये डेफिनेशन किस पे बेस्ड कर रही है, डायमीटर पे। तो हमारे अगर पेल्विक का डायमीटर में एक थोड़ा सा भी चेंजेस हो जाते हैं तो हेड फिक्स नहीं हो पाएगा। तो इसमें यही बताया हुआ है कि इट इज अ पेल्विस इन विच वन और मोर ऑफ इट्स डायमीटर इज रिड्यूस्ड बिलो देन द नॉर्मल बाय 1 or more सेंटीमीटर, ठीक है। एक भी सेंटीमीटर कम हुआ, मिनिमम बता रही हूं मैं, 1 सेंटीमीटर भी कम हुआ तो हेड फिक्स नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्स्टैटिकल डायमीटर वो डेफिनेशन। तो ऑब्स्टैटिकल में इन्होंने बताया है कि पेल्विक की कोई भी साइज और शेप में, ठीक है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी हुई तो बेबी का हेड उसमें एंगेज नहीं हो पाएगा और जो वजाइनल डिलीवरी है वो नहीं हो पाएगी, ठीक है। सो इट इज अ पेल्विस इन विच द साइज एंड शेप इज सफिशिएंटली एबनॉर्मल। यहाँ पे देखिए एबनॉर्मल है, इतना ज्यादा एबनॉर्मल है कि वो हेड को एंगेज नहीं कर पा रहा है। क्लियर हुआ, ओके। नेक्स्ट मूव करते। तो एक कॉजेज ये भी है कि टाइप्स ऑफ पेल्विस। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि फीमेल में गायनिकोइड पेल्विस जो है, जो गायनिकोइड पेल्विस है वो हमारे फीमेल्स के अंदर होती है। तो अगर आप इमेज के थ्रू देखो तो गायनिकोइड पेल्विस जो है वो बीच में कैसी है, राउंड शेप की है, राइट। तो ये राउंड शेप बेबी के हेड को एंगेज करने के लिए एकदम सफिशिएंट रहता है। और अगर आप स्ट्रक्चरली देख लो एक बार ना, अगर आप मेरी इस पे आई मीन मैं जो बता रही हूँ उस पे अगर आप ना फोकस करो, अगर आप अपनी आईज से ही देखोगे, नेकेड आईज से देखोगे, तो आपको सबसे ज्यादा स्पेस किस में दिख रहा होगा,
गायनिकोइड में दिख रहा होगा, सिंपल सी चीज है। सबसे ज्यादा स्पेस किसके पास है? गायनिकोइड के पास है। तो सबसे ज्यादा स्पेस की वजह से और राउंड शेप की वजह से भी, मैंने आपको बताया कि डायमीटर में भी कुछ चेंजेस होंगे। अगर यहाँ पे एक सेंटीमीटर भी कम होगा तो बेबी का हेड एंगेज नहीं हो पाएगा। समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, तो गायनिकोइड सबसे बेस्ट होती है चाइल्ड बर्थ के लिए। अब देख लीजिए एंड्रॉइड, ये मेनली किस में होती है? बॉयज में होती है ना। हम सब जानते हैं कि एंड्रॉइड जो होती है वो बॉयज में होती है। तो अब बॉयज में होने की वजह से क्या हो रहा है, इसका आप शेप देख लीजिए, ये कहीं ना कहीं आपको देखा, बॉयज जो है हमेशा रोमांटिक होते हैं। जस्ट किडिंग। ये देखिए हार्ट शेप की है ये, मैं आपको ऐसी बता रही हूँ जिससे आपको लर्न रहेगा कि बॉयज के पास दिल फेक होते हैं, बॉयज उनके पास हार्ट शेप का पेल्विस होती है। ठीक है, ओके। तो अब ये हार्ट शेप की पेल्विस है, तो आप अगर बेबी का हेड यहाँ पे मैं ड्रॉ करती हूँ तो आपको क्या लगता है कि बेबी का हेड क्या इसमें एंगेज हो पाएगा? यहाँ पे देखिए, अगर बेबी का हेड कैसे एंगेज होगा, देखिए हर जगह से ये टच कर रहा है, हर जगह से ये लड़ेगा बेबी का हेड। ठीक है, तो बेबी का हेड इसमें प्रॉपरली एंगेज नहीं हो पाएगा। वैसे ही हमारा आ जाता है, नेक्स्ट देख लेते हैं प्लैटिपुलाइड। ठीक है, ये प्लैटिपुलाइड में देख लेते हैं, ओवल शेप की है ये, या कह सकते हैं कि ये किडनी शेप की है, सॉरी। ठीक है, किडनी शेप की आपको लग नहीं रही होगी किडनी शेप की, तो मैं एक बार इसको ड्रॉ कर देती हूँ। ये देखिए, ये यहाँ से आपको कैसी लग रही है? ये किडनी की तरह लग रही है ना, ये किडनी शेप की है। तो इसमें भी हेड एंगेजमेंट में बहुत प्रॉब्लम होगी, हेड एंगेज हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, एक ये रीजन हो सकता है। एंड लास्ट इज एंथ्रोपॉइड। ये कैसी है? ये ओवल शेप की दिख रही है थोड़ी थोड़ी। ठीक है, तो इस ओवल शेप की वजह से भी हमारा जो हेड है वो इसमें एंगेज नहीं हो पाएगा। सो बेस्ट चाइल्ड बर्थ के लिए कौन सी कह सकते हैं कि पेल्विस है? गायनिकोइड। ओके, नेक्स्ट कॉजेज देख लेते हैं। तो डेवलपमेंटल डिफेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो डेवलपमेंटल डिफेक्ट में हमारे पास बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं जिसकी वजह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, या रॉन्ग डेवलपमेंट हो गया है, या एक्स्ट्रा डेवलपमेंट, वट एवर इट इज, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेवलपमेंटल डिफेक्ट में देख लीजिए, ये नेग्लीस पेल्विस है। एक मिनट, दिस वन इज नेग्लीस पेल्विस। ठीक, इसमें हो क्या रहा है? डिफॉर्मिटी ऑफ द वन आला ऑफ सेक्रम। ठीक है, तो आला ऑफ सेक्रम हमारा कहाँ होता है? यहाँ पे होता है। ये हो गया हमारा सेक्रल प्रोमोन्ट्री, ये आला ऑफ सेक्रम। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन तो है आला ऑफ सेक्रम, पर इनके पास आला ऑफ सेक्रम यहाँ पे एब्सेंट है। मैं ये रब कर देती हूँ, आप फिर से एक बार देख लो इसे। ये देखिए, अगर आप देखो तो इनके पास ये आला ऑफ सेक्रम है, ये देखिए, ये दिख रहा है आपको? वन आला ऑफ सेक्रम एब्सेंट हो गया नेग्लिस पेल्विस में। तो इस साइड में आला ऑफ सेक्रम एब्सेंट है, जिसकी वजह से आप खुद ही देख सकते हो कि पेल्विस का जो कैविटी है उसका साइज, उसका सॉरी शेप चेंज हो गया है, और इस शेप में आपको लगता है कि हेड एंगेज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। ठीक, तो फर्स्ट हमारा ये हो गया। ठीक है, नेग्लिस हो गया। फिर आता है हमारा रॉबर्ट पेल्विस। ठीक है, तो रॉबर्ट पेल्विस में दोनों ही सैक्रल एले एब्सेंट है, एब्सेंस ऑफ बोथ सैक्रल एले। ठीक है, तो यहाँ पर तो एक एब्सेंट था, पर वहां पर क्या है? दोनों ही एब्सेंट है, और दोनों एब्सेंट होने की वजह से क्या हो रहा है कि सिंपल सी चीज है, शेप चेंज हो जाएगा। देन हाई एसेमिनेशन ऑफ द पेल्विस। हाई एसेमिनेशन ऑफ द पेल्विस का मतलब ये होता है कि जो हमारा सेक्रम है उसमें जितने भी हमारे वर्टिब्रास हैं, नॉर्मल कितने होते हैं? 5 होते हैं। ठीक है, 5 वर्टिब्रा, 5 का पेयर होता है 1 2 3 4, और एक और होता है 5। ठीक है, 5 वर्टिब्रा का होता है, पर ये एबनॉर्मल है ना, इसलिए इसमें 5 नहीं दिखाया गया। ठीक है, मैं अब आपको दिखाती हूँ। हाई मीन्स ज्यादा एंड लो मीन्स कम। ठीक है, तो हाई होगा तो सिंपल सी चीज है, यहाँ पे 5 की जगह 6 वर्टिब्रास हो जाएंगे। ठीक है, और अगर लो होगा तो यहाँ पे 6 की जगह या 5 की जगह 4 ही वर्टिब्रास रहेंगे। समझ गए आप? ठीक है, हाई एसेमिनेशन और लो एसेमिनेशन का मतलब यही है। हाई मीन्स 6, लो मीन्स 4, और नॉर्मल कितना होता है? 5। तो इन दोनों में 5 कहीं पर भी नहीं होगा। अब मैं आपको इमेज दिखा देती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे कितने सारे हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो ये हाई एसेमिनेशन हो गया। अब यहाँ पे देख लेते हैं,
1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लो हो गया। क्लियर हुआ आपको? ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। ये देखिए रॉबर्ट पेल्विस। रॉबर्ट पेल्विस में ये पीछे वाला पोर्शन जो है इसको बोलते हैं एलए। ठीक है, ये एलए एब्सेंट है पीछे से, जिसकी वजह से इसका शेप कितना रॉन्ग हो गया है और नहीं हो पाएगा क्या, एंगेजमेंट। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट है हमारा स्प्लिट पेल्विस। स्प्लिट पेल्विस में जो हमारी सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन होती है, कहाँ है हमारी सिम्फाइसिस प्यूबिस बोन, ये वाली, इसमें गैप होता है। ये जो गैप दिख रहा है ये गैप नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक दूसरे को अटैच होनी चाहिए, हम सब जानते हैं। ठीक है, पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है, यहाँ पे गैप हो रहा है, राइट। ठीक, तो ये गैप नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं स्प्लिट पेल्विस। तो मैंने आपको बताया था कि कुछ भी अगर थोड़ा भी कम या ज्यादा हुआ ना डायमीटर, तो हेड एंगेज नहीं हो पाएगा, हेड तो लूज हो जाएगा। आप समझ रहे हो, हेड एंगेज नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। ये हो गया एटियोलॉजी। ये तो था हमारा डेवलपमेंटल डिफेक्ट, हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाया है, वो हो गया डिफेक्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं एक बार, एटियोलॉजी ऑफ द कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अब कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस की एटियोलॉजी देख लेते हैं। तो मेटाबॉलिक में हमारी डिजीज कंडीशन आ जाएंगी, जैसे कि हमारे रिकेट्स हो गई। ठीक है, तो रिकेट्स क्या होती है, रिकेट्स में हमारी एक डिजीज होती है, जिसमें होता क्या है, प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है कि सॉफ्टनिंग ऑफ दी कह सकते हैं बोन हो जाती है। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स दोनों में भी सॉफ्टनिंग ऑफ दी बोन होता है बिकॉज ऑफ द कैल्शियम एंड विटामिन डी डिफिशियंसी। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, कैल्शियम और विटामिन डी की डिफिशियंसी की वजह से क्या हो रहा है कि बोन इतनी ज्यादा सॉफ्ट हो गई है कि उनका प्रॉपर शेप चेंज हो गया है। ठीक है, ट्रॉमेटिक, कोई भी ट्रॉमा, फ्रैक्चर हो गया पेल्विस में, कोई भी हमारा फ्रैक्चर हो गया, फिर उसका जो फ्रैक्चर हो गया तो कैसे वो अटैच हो पाई, नहीं हो पाई। ठीक है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं कि कैसा अटैचमेंट हुआ पेल्विस का, हमारे सही से अटैच हो पाई कि नहीं अटैच हो पाई, उसका शेप चेंज हो गया। ठीक है, तो ये पेल्विस में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। नेचुरल जितना अच्छे से उनका अटैचमेंट होना चाहिए था वो अटैचमेंट नहीं हो पाया। ओके, फिर इन्फेक्शन या टीबी, बोन टीबी हो सकती है। बोन टीबी और कोई भी इन्फेक्शन की वजह से क्या हुआ है कि पेल्विस में डिफॉर्मिटी आ गई है। ठीक है, पेल्विस में डिफेक्ट आ गया है जिसकी वजह से एंगेजमेंट नहीं हो पा रहा है। देन आ जाते हैं हमारे पास बैकबोन के स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई होगी। ठीक है, तो हमारी जो स्पाइनल कॉर्ड है जिसमें कोई भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है या फॉर्मेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो कौन कौन सी प्रॉब्लम हो सकती है, ये तो आपने पहले भी पढ़ा होगा, फिर मैं रिपीट करती हूँ कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। लोडियोसिस। ठीक है, तो लोडोसिस में क्या हो रहा है कि एबनॉर्मल कर्व आ जा रहा है। कहाँ पे कर्व आ जा रहा है, एक्स्ट्रा कर्व आ रहा है। यहाँ देखिए हिप एरिया में, लंबर एरिया में एक्स्ट्रा कर्व आ रहा है, राइट। तो इस एक्स्ट्रा कर्व की वजह से जो हमारी पेल्विस यहाँ पे सिचुएटेड होती है, उस पेल्विस के में भी चेंजेस हो गए होंगे, क्योंकि उसको इम्प्रॉपर कह सकते हैं, जहाँ पे ज्यादा स्पेस मिलना चाहिए वहां पे कम स्पेस मिल रहा है, और जहाँ पे कम स्पेस मिलना चाहिए, देखिए ऊपर से हमारी पेल्विस ब्रॉड होती है, चौड़ी होती है, तो ऊपर से ज्यादा एरिया होना चाहिए, तो यहाँ पे कम एरिया है। और नीचे से वो हमारी पतली होती है, ठीक है, कम एरिया ऑक्यूपाई करती है, तो यहाँ पे उसको ज्यादा एरिया की नीड नहीं है, पर यहाँ पे ज्यादा एरिया मिल रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, इस प्रॉब्लम की वजह से क्या हो रहा है कि हमारी जो पेल्विस है उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं काइफोसिस। ठीक है, तो काइफोसिस क्या है, एबनॉर्मल कर्व आ जा रहा है, कहाँ पे, एट दी अपर पोर्शन, ठीक है, ऑफ दी क्या कह सकते हैं, हमारी बैकबोन। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड के जो अपर पोर्शन है, जिसमें हम थोरेसिस और क्लेविकल दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, सॉरी सर्वाइकल और थोरेसिस दोनों का हम देख सकते हैं कि एबनॉर्मल कर्व आ जा रहा है, और नीचे जब ऊपर एबनॉर्मल कर्व आ रहा है और तो नीचे जो है वो बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जा रहा है। तो इसमें भी सेम प्रॉब्लम हो रही है कि यहाँ पे जो एरिया मिलना चाहिए था पेल्विस को, वो एरिया नहीं मिल पा रहा है, बहुत कम एरिया मिल रहा है। नेक्स्ट आ जाते हैं, थर्ड है हमारा स्कोलियोसिस। ठीक है, स्कोलियोसिस में एबनॉर्मल कर्व आ जा रहा है, कहाँ पे, हमारे कौन सा एरिया है ये,
थोरेसिस एरिया है उसमें एबनॉर्मल कर्व आ जा रहा है। एबनॉर्मल कर्व की वजह से जो लेडी का ये आप देख सकते हो पोस्चर है वो चेंज हो गया। ठीक है, ये देखिए इधर से ज्यादा कर्व है और इधर से कम कर्व है। ठीक है, ये कम कर्व है इधर से। तो इस पोस्चर की वजह से अब ये प्रॉब्लम जो ये डिफॉर्मिटी है, आपको क्या लगता है ये कंजेनाइटल हुई होगी, एट बर्थ हुई होगी? ठीक है, बर्थ के टाइम पे ये हो गई होगी। ठीक, तो इसकी वजह से इसके पास एबनॉर्मल कर्व आ गया। कर्व की वजह से जो पोस्चर ये मेंटेन करके चल रही है उसी पोस्चर में हमारी पेल्विस मेंटेन हो गई और पेल्विस का उसी पोस्चर के अकॉर्डिंग पेल्विस का जो है ग्रोथ एंड फॉर्मेशन हो गया, जिसकी वजह से इम्प्रॉपर कह सकते हैं कैविटी बन जाएगी किसकी, पेल्विस की, और हेड के एंगेज होने में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन पे। तो आपको डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन में हम सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। हिस्ट्री कलेक्शन में हमें एक चीज तो पता चल जाएगी, फॉर एग्जाम्पल हिस्ट्री ऑफ द बोन ट्यूबरक्लोसिस। ठीक है, बोन टीबी के बारे में हम पता कर सकते हैं कि कहीं उसको इससे पहले ट्यूबरक्लोसिस तो नहीं हुई थी। ठीक है, और क्या क्या रिकेट्स की हिस्ट्री पता कर सकते हैं, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इन सारी चीजों की हम हिस्ट्री, या कोई पेल्विक इन्फेक्शन तो नहीं हुआ था, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज तो नहीं हुई थी, ये सारी चीजें हम इजिली पता कर सकते हैं। ठीक है, ये सब पता करने के बाद हमारी हिस्ट्री कंप्लीट हो गई है। देन हम करेंगे क्या, फिजिकल एग्जामिनेशन। तो फिजिकल एग्जामिनेशन में हम जनरली एग्जामिनेशन करेंगे। जनरल एग्जामिनेशन में हम क्या क्या पता कर सकते हैं, बुल नेक पता कर सकते हैं। ये देखिए बुल नेक, इस लेडी को आप देखिए, इसका नेक एक तरह से जैसे बुल का नेक होता है कि उसके हेड से उसका नेक बहुत कम होता है, हाँ, और बहुत ब्रॉड होता है, वैसा है इसका बुल नेक। ठीक है, ब्रॉड शोल्डर्स हैं, इसके शोल्डर्स कितने ज्यादा ब्रॉड हैं। ठीक है, बुल नेक के साथ साथ शोल्डर्स ब्रॉड हैं और शॉर्ट थाई है। ठीक है, शॉर्ट थाई है, इसका मतलब इसकी हाइट कम होगी। कितनी कम हो सकती है, 5 फीट तक हो सकती है। तो इतने इस तरह के पोस्चर वाले लोगों के साथ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इस पोस्चर के साथ हम एक चीज तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके पैल्विक का साइज और शेप छोटा होगा। ठीक है, हाइट भी छोटी है, ऊपर से ये नॉर्मल नहीं है। आई मीन टू से कि आप कह सकते हैं कि नाटी है ये। ठीक है, नॉर्मल नहीं है, इसका हाइट इसकी नॉर्मल नहीं है। तो हाइट नॉर्मल नहीं है तो अंदर जितने भी बोन्स होंगी वो भी अकॉर्डिंग टू दी भाई ऑर्गन्स होंगी, अकॉर्डिंग टू हैंड्स उसके बोन्स होंगे। ठीक है, तो उसके जो नीचे से ब्रॉड नहीं है नीचे से, ठीक है, तो इसकी पेल्विस भी ब्रॉड नहीं होगी। हम ये सारी चीजें देखते हैं, ऊपर से भले ही ये लेडी ब्रॉड हो, नीचे से इसके थाइस छोटे हैं और इसके जो हिप एरिया है वो भी कम है। तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि इसकी पेल्विस का एरिया कम होगा, और एरिया कम होने की वजह से क्या होगा कि उसका हेड एंगेज नहीं हो पाएगा। और हम क्या क्या देख लेते हैं, ठीक, प्रेगनेंसी के टाइम पे, क्योंकि लेडी तो प्रेग्नेंट है ना, तो प्रेगनेंसी के टाइम पे हमें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में क्या क्या देखना है, आप देख सकते हो कि ये नॉर्मल है ऑलमोस्ट, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ठीक है, तो ये नॉर्मल इसलिए नहीं है क्योंकि एंगेजमेंट नहीं हो पाया है बेबी का। अब बेबी कहाँ जाएगा, अगर बेबी का एंगेजमेंट हो जाता तो वो अपना नॉर्मल यहाँ से यहाँ तक आ जाता, पर बेबी का एंगेजमेंट नहीं हो पाया। तो हो सकता है कि बेबी ऐसे ऑब्लिक हो सकता है ना। इसमें क्या हो सकता है, ये भी नॉर्मल नहीं है, हो सकता है बेबी ट्रांसवर्स हो। ठीक है, ये सारी चीजें एबनॉर्मेलिटीज, मैंने आपको बताया था माल पोजीशन, तो इसमें माल पोजीशन दिखाया हुआ है। लेकिन इसको बोलते हैं, इस टाइप के स्ट्रक्चर को बोलते हैं पेंडुलस एब्डोमेन। पेंडुलम तो आपने सुना ही होगा, ये देखिए वॉच का, ये क्लॉक का पेंडुलम, जो ये घंटी बजती है 12 बज गया तो, ठीक है, वैसे ही ये लटक रहा है। ठीक है, ये हैंग कर रहा है, ये हैंग करने की वजह से इसको हमने नेम दे दिया है पेंडुलस एब्डोमेन। ठीक है, और ये हैंग क्यों कर रहा है, क्योंकि बेबी का हेड एंगेज नहीं हुआ है, बेबी के एब्डोमेन में इतनी स्पेस नहीं है कि बेबी अपने आप को एडजस्ट कर सके। क्योंकि ये कौन से पीरियड की बात हम कर रहे हैं, 8 से 9 मंथ की बात कर रहे हैं हम, उस टाइम पे बेबी का हेड एंगेज हो जाता है। पर इसमें क्या हो रहा है, हेड एंगेज नहीं हो रहा है, बेबी का साइज भी नॉर्मल है, या हो सकता है हाइड्रोसेफेलस हो या जो भी प्रॉब्लम हो, लेकिन बेबी के पास इतना सफिशिएंट स्पेस नहीं है। सो उसने जो अपना पोस्चर मेंटेन किया हुआ है ना, जो स्ट्रक्चर मेंटेन किया हुआ है, और जिस तरह से वो अपने आप को लाए कर रखा है अंदर उसने, ठीक है, तो इस वजह से एब्डोमेन का
साइज और शेप ऐसा दिख रहा है हमें। तो इस टाइप के एब्डोमेन को हम देख के ही पहचान जाते हैं कि पेंडुलस एब्डोमेन है, तो मे बी हेड एंगेज नहीं हुआ होगा, सीपीडी का या कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस का कोई एक केस होगा। ओके, तो एज अ साइन एंड सिम्टम भी इसे हम ले सकते हैं। ठीक है, तो क्लिनिकल साइन एंड सिम्टम हम इसे काउंट कर सकते हैं। देन एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जब हम करेंगे तो नॉन एंगेजमेंट ऑफ द हेड मिलेगा। फंडल, भाई हम पैल्पेशन करेंगे, ठीक है, मैन्यूवर्स करेंगे, जैसे फंडल में देख लेंगे। तो अभी इससे पहले हम इंस्पेक्शन कर रहे थे, तो इंस्पेक्शन में हमको क्या मिला एब्डोमेन में? पेंडुलस एब्डोमेन मिला। ठीक है, इंस्पेक्शन के बाद हमने पैल्पेट किया, तो पैल्पेट में हम पैल्विक ग्रिप और पाउलिक ग्रिप हम करते हैं। हम सब जानते हैं कि उससे हमें पता चल जाता है एब्डोमिनल एग्जामिनेशन से कि हेड एंगेज हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, फिर पेंडुलस एब्डोमेन में मैं आपको बता ही चुकी हूँ। माल प्रेजेंटेशन भी पता चल जाएगा जब हम पैल्पेशन करेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि बेबी का हेड कहाँ पे है और बेबी के बटक्स कहाँ पे है। ठीक है, पैल्पेशन में उससे हमें पता चल जाएगा कि भाई बेबी की माल पोजीशन है या नहीं। पैल्विमेट्री, ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है। क्यों? क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक्सरे कर रहे हैं, सीटी, एमआरआई, ये सारी चीजें हम कर रहे हैं। इससे हमें बहुत सारी चीजें पता चल सकती हैं। एंड सॉरी, मैंने यूएसजी इसमें इंक्लूड नहीं किया है, आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लेना कि हम अल्ट्रासोनो, इसके अलावा हम और क्या करते हैं, अल्ट्रासोनोग्राफी। ठीक है, यूएसजी भी हम करते हैं। ठीक, तो इन सारी चीजों से, भाई ये इमेजिनरी टेस्ट हैं, तो इन सारी चीजों से हम क्लियर बता सकते हैं कि पैल्विक का शेप कैसा है। ठीक है, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई टिश्यू इंजरी या इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है जिसकी वजह से पैल्विक डायरेक्ट अफेक्ट हो जाए। अल्ट्रासोनोग्राफी से हम बेबी का स्टेटस और मदर का स्टेटस दोनों ही पता कर लेते हैं कि बेबी का माल पोजीशन तो नहीं है, बेबी का हेड कैसा है, बिग तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें, और मदर की पेल्विस का साइज शेप कैसा है, रॉबर्ट पेल्विस तो नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें हम अल्ट्रासोनोग्राफी से आइडेंटिफाई कर लेंगे। आइडेंटिफाई करने के बाद अब हम हर चीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं, तो फिर मैनेज भी हमें उसी बेसिस पे करना है। ठीक है, तो ये जो लास्ट वाला हमारा डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन था, इमेजिनरी वाला, कि यूएसजी किया, ये किया, वो किया, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि सीवियरिटी कितनी है, मॉडरेट है या सीवियर है। ठीक है, तो मैनेजमेंट में हम अपना मैनेजमेंट इसी बेसिस पे डिसाइड करते हैं कि जो डिस्प्रोपोर्शन है, सीपीडी है, ठीक है, तो मॉडरेट लेवल पे होगा तो वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होगी कहीं ना कहीं, सीवियर डिग्री पे होगा तो वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होगी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसी के साथ ही कंटिन्यू है। ठीक, तो अभी हम मॉडरेट वाला डिस्कस करते हैं, फिर हम सीवियर वाला डिस्कस करेंगे। तो मॉडरेट में हमें एक चीज और देखनी है, प्री टर्म है या टर्म है। ठीक है, 9 मंथ उसका नहीं स्टार्ट हुआ, प्री टर्म मीन्स बिफोर 9 मंथ या बिफोर 37 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन। टर्म मीन्स एट द 37 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन या 9 मंथ हो गए हैं उसके कंप्लीट। तो प्री टर्म अगर बेबी है, अभी उसको 9 मंथ कंप्लीट नहीं हुए हैं या 37 वीक्स ऑफ द जेस्टेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, लेबर को इंड्यूस करना है। भाई हमें अब ये मॉडरेट पे है, तो हम एक थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी 50% हम सोचते हैं कि हो सकता है वजाइनल डिलीवरी हो जाए, तो हम वजाइनल डिलीवरी को ही प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन ऑफ लेबर हम करेंगे, अब कैसे भी हम ऑक्सीटोसिन करेंगे, देंगे। ठीक है, आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन नहीं हुआ है। ये सारी चीजें करने के बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हेड का एंगेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। एंगेजमेंट देखने के बाद हेड नीचे शिफ्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सर्विक्स डायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें अगर पॉसिबल हो रही हैं तो हम यहाँ पे क्या कराएंगे, वजाइनल डिलीवरी। अगर ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं हो रही है तो हम क्या कराएंगे, सिजेरियन डिलीवरी। सिंपल है ये, कोई इसमें टफ वाली बात नहीं। अब आते हैं टर्म वाली चीज पे। तो टर्म में देखिए, टर्म है तो हमें तुरंत ही डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें क्या करना है। इंडक्शन ऑफ लेबर तो हमें यहाँ पे नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी सर्विक्स डायलेट हो रहा होगा, ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्शन आ रहे होंगे। मान लीजिए अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं और सब कुछ बहुत फास्ट हो रहा है और आपको लग रहा है कि वजाइनल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, तो आप तुरंत सिजेरियन सेक्शन कर दोगे। ठीक है, सेलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन करोगे आप, इलेक्टिव सॉरी। ठीक है, अच्छा, इलेक्टिव सिलेक्टिव क्या है? सिलेक्टिव मीन्स हम केस पहले से सिलेक्ट करके रखते हैं कि इनका सिजेरियन सेक्शन होना है। इलेक्टिव मीन्स हम इमरजेंसी में सिजेरियन सेक्शन करते हैं। ठीक है, अब आते हैं ट्रायल लेबर, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, जब टर्म होता है बेबी,
ठीक, तो हम एक बार ट्राई ले लेते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देखिए वजाइनल डिलीवरी सिर्फ उस टाइम पे ही आपको थोड़ा दिक्कत करेगी, लेकिन बाद में आप ऑलवेज हेल्दी रहोगे वजाइनल डिलीवरी से। आपको फ्यूचर नहीं लगेंगे, आपका जो अगला बेबी होगा उसमें भी आप वजाइनल डिलीवरी मतलब हो सकती है, पॉसिबिलिटीज हाई होती हैं। सिजेरियन सेक्शन में पहले तो कोई पेन नहीं है, मदर को वो एनेस्थीसिया देके सब कट करके निकाल दिया बेबी को, लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, मदर को बहुत इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, ब्रेस्ट फीड मदर नहीं करा पाती है, ओके, मूव नहीं कर पाती है प्रॉपरली, उसको पेन भी एक्सेसिव रहता है, वो क्या कह सकते हैं, एम्बुलेशन नहीं कर सकती है, उसको प्रॉपर रेस्ट चाहिए होता है, तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो हम सोचते हैं कि एक बार वजाइनल डिलीवरी के लिए हम ट्रायल लेबर ले लें। ट्रायल लेबर का मतलब ही यही होता है कि ट्राइंग ऑफ दी वजाइनल डिलीवरी। अब आगे देख लेते हैं व्हाट इज ट्रायल लेबर। ओके, सो ट्रायल लेबर क्या है? स्पॉन्टेनियस लेबर है। स्पॉन्टेनियस है क्योंकि हम लोग टर्म डिलीवरी पे हैं इधर। ठीक है, तो तुरंत हमें क्या करना है? स्पॉन्टेनियस लेबर है। कब कराते हैं? जब मॉडरेट डिग्री का होता है। मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि अभी हम मॉडरेट ही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो मॉडरेट डिग्री का डिस्प्रोपोर्शनल होता है, हम तब कराते हैं। ठीक, इसमें करते क्या है? हम सुपरविजन, अंडर द सुपरविजन विद द वार्मफुल एक्सपेक्टेंसी, होप एंड द वजाइनल। ठीक है, हम मतलब हर एक चीज तैयार, सिजेरियन के लिए भी हम तैयार रहते हैं कि मान लीजिए हमारा ये ट्रायल लेबर फेल हो गया तो हमें तुरंत उसको सिजेरियन कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हम सारी चीजें देखते हैं। इसमें हम करते क्या है कि इंडक्शन ऑफ लेबर देते हैं, ऑक्सीटोसिन वगैरह देते हैं। ठीक है, उसके बाद उसकी प्रोग्रेस चेक करते हैं कि प्रॉपर प्रोग्रेस हो रही है कि नहीं हो रही है, सर्विक्स डायलेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेबी का हेड नीचे डिसेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बेबी का हेड एंगेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये सारी चीजें हम देखने के बाद ही मतलब आगे बढ़ते हैं। अगर नहीं हो रहा है तो फिर हम तुरंत सिजेरियन सेक्शन करेंगे। तो सेम दूसरी डेफिनेशन में भी यही बताया हुआ है कि ट्रायल ऑफ द लेबर इज अ टेस्ट। ये एक तरह का टेस्ट है। ठीक है, जिसमें हम पेशेंट को अलाउ करते हैं टू एंटर इनटू द एक्टिव लेबर। जैसे ही एक्टिव फेज स्टार्ट होता है, पार्टोग्राफ का यूज करते हैं हम इसमें। ठीक है, उसमें हम देखते हैं कि पावर पैसेज और पैसेंजर को हम इन्फ्लुएंस करते हैं। हम मदर को बोलते हैं कि थोड़ा प्रेशर लगाइए। ठीक है, बियरिंग डाउन इफर्ट करिए, थोड़ा नीचे पुश करिए। ठीक है, इसमें हम मदर की पावर भी देखते हैं। मदर का पैसेज देखते हैं कि एंगेजमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पैसेज क्या है? जहां से बेबी बाहर आएगा। ठीक है, पैसेंजर को देखते हैं कि बेबी की फीटल हार्ट रेट तो कम नहीं हो रही है। अगर बेबी की फीटल हार्ट रेट बहुत ज्यादा कम हो रही है तो हम मदर को मना कर देंगे कि वो बियरिंग डाउन एफर्ट ना करे और हम तुरंत सिजेरियन सेक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये टेस्ट कराने के बाद वजाइनल डिलीवरी पॉसिबल होती है कि नहीं होती है, इससे पता चल जाएगा। ओके, अब आते हैं आफ्टर द रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन। पैल्विक एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पैल्विक एग्जामिनेशन जैसे ही रप्चर होती है मेम्ब्रेन, ठीक है, तो हम देखेंगे कॉर्ड प्रोलैप्स तो नहीं हुआ है, कॉर्ड तो नहीं फंस गई है। ठीक है, कलर देखेंगे, लिक्वार देखेंगे, ये सारी चीजें देखेंगे। जो लिक्वार, जो एमनियोटिक फ्लूइड, जो बैग ऑफ मेम्ब्रेन फटेगी, ठीक है, रप्चर होगी, उसमें से जो भी फ्लूइड निकलेगा उसका कलर देखेंगे। उसमें इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, उसकी ब्लीडिंग तो नहीं है, बेबी ने म्यूकोनियम टॉयलेट तो नहीं पास कर दी, ये सारी चीजें इसमें देखेंगे। ठीक है, नोट द कंडीशन ऑफ द सर्विक्स। सर्विक्स की भी कंडीशन हम नोट करेंगे कि सर्विक्स का डायलेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इन सब चीजों में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम सीधे सीधे प्रेफरेंस किसको देते हैं? सिजेरियन सेक्शन को देते हैं। अच्छा, इसको मैंने इंक्लूड किया है सीवियर में ही। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि सीवियर में हमें कुछ नहीं सोचना है, बस सिजेरियन सेक्शन दे देना है। ठीक है, उसके इंडिकेशंस क्या है कि जैसे ही मेजर डिग्री ऑफ दी कॉन्ट्रैक्शन, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन आने लगे, ठीक है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने लगे और हेड एंगेज नहीं हो रहा है, तो इससे पता है क्या होगा? यूट्रस रप्चर हो सकता है। ठीक है, यूट्राइन रप्चर हो सकता है, तो इसमें हम तुरंत सिजेरियन सेक्शन देंगे। देन हमारा मेजर डिस्प्रपोर्शन है, ठीक है, बहुत ज्यादा सीवियर डिस्प्रपोर्शन है, तभी भी हम देंगे। ठीक है, एब्सोल्यूट कॉन्ट्रैक्शन, कंटिन्यूअस कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, बेबी की डेथ हो चुकी है, पेशेंट ट्रायल लेबर के लिए नहीं तैयार है या फिट नहीं है, तो इन सारी कंडीशन में हम सिजेरियन सेक्शन फॉलो करते हैं। और जो लास्ट है हमारा इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन, हम कब करते हैं? जब ट्रायल लेबर फेल हो जाता है तब। तो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, इट्स नॉट सो टफ। बस चीजें थोड़ी सी ध्यान रखनी है। इसकी इटियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉजेटिव फैक्टर्स। पेंडुलम, जो पेंडुलस एब्डोमेन है, इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सारी चीजें आप लर्न कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आई विल रिक्वेस्टिंग यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।